अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक चीज बस ऐसी नॉलेज के लिए देख लें, अगर काम की लगे तो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल इंडिकेशन है, ये परफेक्ट चीज नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो तो सब्सिडरी होती है, 50 से कम हो लेकिन 20 से ज्यादा हो तो एसोसिएट होती है, 20 से कम हो तो बस सादी सी इन्वेस्टमेंट होती है। और एग्जैक्टली 50 जरूरी नहीं है, लेकिन जॉइंट कंट्रोल हो तो फिर जॉइंट अरेंजमेंट होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है 50, ये 40 पे भी हो सकता है, 60 पे, 70 पे। ये बहरहाल न्यूमेरिकल इंडिकेशन ठीक है कि 20 से अंदर अंदर है तो वो सादी इन्वेस्टमेंट है, 20 टच कर गया लेकिन जॉइंट कंट्रोल या कंट्रोल से अंदर अंदर है तो ए है, और अगर कंट्रोल से ऊपर निकल गया तो एस है। 20 पे एसोसिएट बन जाता है, लेकिन ये ना न्यूमेरिकल इंडिकेशन है, हो सकता है 50 पे सब्सिडरी हो सकता है ना हो। तो कंट्रोल की डेफिनेशन ना शेयर होल्डिंग 50% नहीं है, कंट्रोल की डेफिनेशन है कंट्रोल पावर। तो इसलिए ये सिर्फ न्यूमेरिकल इंडिकेशन होती है, ये सवालों के लिए एक तरह से गाइडेंस होती है कि अगर 50% से ज्यादा शेयर्स हैं तो सब्सिडरी है, 50 से कम है, 20 हैं, 20 या 20 से ज्यादा है तो एसोसिएट है। पूरे 50 पे क्या है, सब्सिडरी बन रही है नहीं बन रही है, जॉइंट कंट्रोल है, वो सवाल की वर्डिंग देखनी पड़ती है, अदरवाइज 20 पे एसोसिएट बन जाता है। क्या? हाँ, परसेंटेज में नहीं उलझाया, परसेंटेज आप न्यूमेरिकल इंडिकेशन याद रख लें कि 50 से ज्यादा परसेंटेज है तो सब्सिडरी है, 20 या 20 से ज्यादा है तो ए है, यानी 20 पे भी ए है। पी ने एस में इन्वेस्ट किया हुआ है 80%, एस की आगे एक और एस है, एस ने उसमें 70% इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसको डबल एस कह देते हैं। अच्छा, मैंने एसओएफपी, एसओसीआई, चेंजेस इन इक्विटी, एसोसिएट, जॉइंट अरेंजमेंट ये कर दिया। अब मैं आ गया हूं सेट 4 कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स पे, सेट 4 नहीं 5 कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स। ये अगले पोर्शन से रिलेटिवली इजी ही है, मुश्किल चीज इसमें स्टेप एक्विजिशन है और डिस्पोजल है, नहीं कैश तो भी है, फॉरेन भी है, सारे ही है। ये इसकी सब्सिडरी है और ये इसकी सब्सिडरी है, तो ये इसकी क्या है, ये दादा पोता हो गया, दादा पोता बन गया ना, ये बाजी है, ये बेटा है और ये बेटे का बेटा है, तो पोता हो गया ना। तो कंट्रोल इसका इस पे है, और चूंकि इस पे इसका कंट्रोल है तो अल्टीमेटली इसकी भी ये सब्सिडरी ही मानी जाएगी। एक ये मिसाल है, फिर इसके अलावा एक और मिसाल, पी ने एस में इन्वेस्ट किया हुआ है 60%, एस ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है 40%, और पी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है 25%, तो भी ये सब्सिडरी है। दोबारा देखें, इसको ये कंट्रोल कर रहा है तो ये इसकी सब्सिडरी है, और चूंकि इसको ये कंट्रोल कर रहा है तो अल्टीमेटली इसको ये भी कंट्रोल कर रहा है। एक और अरेंजमेंट, ये बेशक इसकी सब्सिडरी नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलके इसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि 65% हो गए ना, तो स्टिल ये सब्सिडरी है। अल्टीमेट पेरेंट इनका पी है, तो अब इसको पी की सब्सिडरी कहना है कि एस की सब्सिडरी कहना है या बस एक सब्सिडरी कहना है, फर्क नहीं पड़ता, बस एक सब्सिडरी है। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर ये एक सब्सिडरी है। अब चाहे आप इसको सिर्फ एस की सब्सिडरी कह लें, चाहे दोनों की कॉमन सब्सिडरी कह लें, ये एक सब्सिडरी है, तो इसको सब सब्सिडरी भी कह सकते हैं, सब सब्सिडरी, लेकिन ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस है एक सब्सिडरी है बस। तो पहले हम पढ़ रहे थे पी का जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल था, बस वो सब्सिडरी थी। अब आगे एक और रिलेशन बन गया, या तो वो इसकी पूरी सब्सिडरी हो या दोनों का मिला के इसमें 50 से ऊपर जा रहा हो, तो फिर ये भी एक सब्सिडरी है और ये भी ग्रुप का हिस्सा है और इसको भी कंसोलिडेट करेंगे।
चूंकि इनमें ये लिंक्ड करके रिलेशन है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स कहते हैं। यानी ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप का टॉपिक है कि इसमें जो इस आखिरी वाली सब्सिडी का रिलेशन है वो इस रास्ते से है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहते हैं। इसको डी शेप भी कहते हैं कि इसमें इसकी इन्वेस्टमेंट भी है और इसकी इन्वेस्टमेंट भी है। इस आखिरी वाली कंपनी में सिर्फ पी का या सिर्फ एस का या दोनों का मिला के अगर कंट्रोल है तो बस ये सब्सिडी है। यानी इसमें चाहे सिर्फ इसका 50% से ज्यादा शेयर हो, चाहे सिर्फ इसका 50% से ज्यादा शेयर हो, या दोनों का मिला के कंबाइंड 50% से ज्यादा शेयर हो, ये भी अल्टीमेटली एक सब्सिडी बन जाएगी। जब सब्सिडी बन जाएगी तो कंसोलिडेशन करेंगे जी। इसमें जी इस देखें पी और एस एक जैसी बात है क्योंकि इसकी मर्जी इस पे चल रही है, तो ये दोनों मिलके इसको कंट्रोल कर रहे होंगे, यानी अल्टीमेटली पी ही इसको भी कंट्रोल कर रहा होगा। परसेंटेज वाली बात, इसमें चाहे सिर्फ इसकी ओनरशिप, चाहे सिर्फ इसकी ओनरशिप, चाहे दोनों की मिला के ओनरशिप बस 50 क्रॉस कर गई तो ये भी एक अल्टीमेटली सब्सिडी है। अब देखिए इसमें 40% शेयर होल्डिंग एस की है, 25% इसकी है, तो 65 हो गई ना, तो फिर ये सब्सिडी है। इसका कैलकुलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा? कैलकुलेशंस में फर्क ये पड़ेगा कि जब वो रिटेन अर्निंग्स, एक तो अब ये दो सब्सिडीज होगी, यानी पी के साथ एस को भी कंसोलिडेट करेंगे और डबल एस को भी कंसोलिडेट करेंगे पूरा पूरा, क्योंकि सब्सिडी है, पूरी पूरी कंसोलिडेशन होगी। एनसीआईज दो आ जाएंगी, इसमें एनसीआई होगी, इसमें भी एनसीआई होगी। रिटेन अर्निंग की वर्किंग में पी का कॉलम, एस का कॉलम, डबल एस का कॉलम। गुडविल्स दो निकलेंगी क्योंकि इसके ऊपर भी गुडविल निकलेगी, इसके ऊपर भी गुडविल निकलेगी। इसमें जो छोटे मोटे टेक्निकल मसले हैं वो बता देता हूं। आप आइए चैप्टर में, पेज 38, पेज 38। पेज 38 चैप्टर में जी पेज 38। अच्छा, इसमें जो पहले ये पेज के शुरू में जो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रुप हैं वो ये जो मैंने यहां लिखा है। इसमें छोटे छोटे टेक्निकल मसले ये हो सकते हैं कि चूंकि ये भी अब एक सब्सिडरी है तो इसकी भी तो एक एक्विजिशन डेट होनी चाहिए, क्योंकि गुडविल निकालनी है तो उस डेट के हिसाब से गुडविल निकालनी है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट उस डेट के हिसाब से करनी है। इसकी गुडविल निकालते हुए एक्विजिशन डेट वो होगी जब इस पे कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया था। अच्छा, वो कैसे कैसे हो सकता है, मुख्तलिफ मिसालें बताता हूं। पी ने एस के 80% शेयर्स खरीदे 1 जनवरी 17 को और एस ने इसके 70% शेयर्स खरीदे 1 जनवरी 19 को। गुडविल के लिए डबल एस की एक्विजिशन डेट क्या है? 1 जनवरी 19। फर्स्ट जनवरी 17। चूंकि ये ब्रिज है तो फिर ये बनना है, तो बेशक इसने इसको 15 में खरीद लिया हुआ था, लेकिन हम बात पेरेंट की कंसोलिडेशन के लिए कर रहे हैं, तो इसका इससे लिंक कब बन रहा है? पी ने ये 25% 1 जनवरी 14 को खरीदे थे, एस ने ये 40% 1 जनवरी 18 को खरीदे। रुको जरा, सब्र करो। 1 जनवरी 20। हाँ जी, डबल एस की एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 20। क्योंकि ये ब्रिज जुड़ेगा तो यहां तक पहुंचेगी बात। ये 1 जनवरी 20 को बना है ये डेट, सॉरी एक्विजिशन डेट। ओके, पेज 38 के एंड पे मैंने अंग्रेजी में लिखने की कोशिश की है देख लें, समझ आती है बात।
पेज 38 के एंड पे, चैप्टर में पेज 38 के एंड पे, लेटर ऑफ ना, इनमें से लेटर यानी 20, इनमें से लेटर यानी 17, एक्विजिशन डेट डन। दूसरा मसला इसमें हो सकता है कि जब डबल एस वाले रिटेन अर्निंग के कॉलम बना रहे होंगे, जी हाँ जी 22, क्योंकि ये 25 मिलना है 7 तो ये 50 से ऊपर निकलना है। अब मैंने जो 22 कर दिया वो कह रहे हैं या पहले 14 लिखा हुआ था? हाँ मतलब अभी जो मैंने डेट चेंज कर दी है, ये एसोसिएट थी, इस दिन एसोसिएट बनी थी, इस दिन सब्सिडरी बन गई, जिस दिन सब्सिडरी बनी 22। एक मसला इसमें ये होगा कि जब डबल एस रिटेन अर्निंग्स का कॉलम, अदर रिजर्व्स का कॉलम, परसेंटेज लगा के इधर पी वाले कॉलम में लाना होगा, तो ये बताते हैं चलें। डबल एस की रिटेन अर्निंग का कॉलम, अदर रिजर्व्स का कॉलम, डबल एस पे क्या परसेंटेज लगा के पी में शामिल करेंगे? चूंकि ये इस रास्ते से यहां पहुंच रहा है तो ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम कहेंगे कि पी की डबल एस में जो इफेक्टिव होल्डिंग है सिर्फ कैलकुलेशन के लिए वो है 80%, 70% का, 56%, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। अदरवाइज इसमें 50% से ज्यादा होल्डिंग उन लोगों के पास है तो बस ये सब्सिडरी है, लेकिन ये इफेक्टिव होल्डिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। जब हमने एस डबल एस की रिटेन अर्निंग और अदर रिजर्व्स के कॉलम्स का परसेंटेज लगा के यहां लाना होगा तो उसमें हम 80%, 70% नहीं 56% यूज करेंगे, ये इफेक्टिव होल्डिंग कहलाएगी। अच्छा, डबल एस का 56% लगा के पी वाले कॉलम में, तो एनसीआई में क्या करेंगे फिर? 30%। चूंकि हम पेरेंट वाले कॉलम में लाने के लिए 56 यूज कर रहे हैं तो बाकी फिर 44 एनसीआई में जाए, तो एनसीआई के लिए जो इफेक्टिव होल्डिंग होगी वो 44 होगी। हाँ बिल्कुल, इसको 60 कर दे, इसको 60 कर दे, नहीं कोई मसला नहीं ना, ये कह रहा हूं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। इसमें शेयर होल्डिंग वो 50 से ऊपर होनी चाहिए, इफेक्टिव होल्डिंग नहीं, शेयर होल्डिंग। अब अगर ये 60 है तो इवन देन ये सब सब्सिडरी है ना, लेकिन इफेक्टिव क्या बनेगा? 80%, 60% का 48 आ जाएगा, फिर भी वो सब्सिडरी ही है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इफेक्टिव परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है। हाँ उसका 70 इधर आएगा, 80 इधर आएगा, है जी? किधर? इसमें हाँ बताता हूं उसको। इधर इफेक्टिव क्या बनेगा जी? अच्छा, इफेक्टिव हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पी कॉलम में क्या जाना है, तो डबल एस की रिटेन अर्निंग अदर रिजर्व्स का 25 तो डायरेक्टली जाना है, ये इस रास्ते से जाना है, यानी इफेक्टिव परसेंटेज बन जाएगी पी के लिए 25 तो एज इट इज प्लस 40 का 60, 40। अब देखो ये 50 से कम है लेकिन कोई बात नहीं, ये सिर्फ ओनली फॉर कैलकुलेशन है। अब अगर पी वाले कॉलम में 49 आ रहा होगा तो एनसीआई वाले कॉलम में 51 जा रहा होगा। क्योंकि इसकी मर्जी डायरेक्टली भी और इसके थ्रू भी टोटल 65% चल रही है ना। डबल एस की शेयर होल्डिंग 65% हमारे पास, तो 65% मर्जी हमारी चल रही होगी। 40 और 25 65, लेकिन हमारा डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है ना, यानी 40% है ना, 60 मल्टीप्लाई में 40 असल कंट्रोल तो हमारा वो है। डबल एस की जब मीटिंग्स हो रही होंगी तो उन मीटिंग्स में 65% वोटिंग किसके पास होगी? अच्छा, गैरों के पास कितनी होगी? 35% ना यार। पी और एस एक ग्रुप है, पी का एस पर कंट्रोल है, डबल एस पर कैसे कंट्रोल नहीं है ना। इसका इस पे कंट्रोल है, तो इसने जिस पे कंट्रोल चलाना है अल्टीमेटली पी उस पे भी कंट्रोल चला रहा होगा।
बस हो गई बात, यस हो गया, पी का कंट्रोल हो गया इस पे। क्या जी? सब्सिडरी होने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों कंट्रोल शामिल हैं, तो ठीक है। हाँ पी का इस पे कंट्रोल है, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ पी का इस पे कंट्रोल है। अब एस पे जब चल ही पी की मर्जी नहीं है, तो फिर एस की जिसमें मर्जी चलनी होगी अल्टीमेटली उसकी पी की मर्जी इसी पे चल रही होगी। अमेरिका नहीं तसल्ली है। डबल एस की डिसीजन मेकिंग में मर्जी किसकी चल रही होगी? सारे फैसले जॉइंट अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन किया था, उसमें परसेंटेज को आपस में मल्टीप्लाई करके उस परसेंटेज के लिहाज से किया था, आपने 30% ऐड किया था। मैंने परसेंटेज की बेस पे तो जॉइंट अरेंजमेंट नहीं कहा था, 50 प्लस 30 80 कर दिया था, तो फिर भी उसको सब्सिडरी तो नहीं बनाया था, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत वो जॉइंट ऑपरेशन ही था। हम लोग सवाल में न्यूमेरिकली इस इंडिकेशन पे चल रहे होते हैं। तो अब डबल एस में पी और एस दोनों की मिला के कितनी शेयर होल्डिंग है? 65 है ना, तो 65 है तो 50 से ज्यादा हो गई, तो कंट्रोल है नहीं। ठीक है, डबल एस में जब भी वोटिंग राइट्स आ रहे होंगे, जब भी वोटिंग हो रही होगी, 65% वोटिंग तो ये दोनों मिलकर ही कर लेंगे, बाकी तो रह जाएंगे सिर्फ 35% वाले शेयर होल्डर्स, तो वो नहीं कर पाने होंगे ना कंट्रोल, वो एनसीआई है। लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीआई की वर्किंग्स में 51% लिया जा रहा होगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, क्योंकि सिंपल लॉजिकल बात है यार, जो इसकी अर्निंग्स हैं जब यहां तक पहुंचनी है तो परसेंटेज के एतबार से 40-60 से गुजर के यहां पहुंचना है, और ये 25 सीधा सीधा यहां पहुंच जाना है, तो ये ऐसे ही बनेगा। और अगर 100 में से 49 पी वाले कॉलम में आना है तो 51 पे एनसीआई वाले कॉलम में जाना है। तो ये रिटेन अर्निंग्स और अदर रिजर्व्स में कैलकुलेशन के लिए इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज निकाली जाती है। जो इसकी असली खालिस एनसीआई है वो 35 है। इसको एक और तरीके से टैली कराता हूं, इसकी अपनी खालिस एनसीआई 35 है, लेकिन 40% जो इसमें कोई और लोग हैं वो भी तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई असरअंदाज हो रहे होंगे ना, तो वो जो बाकी 40 रह गए, उन 40 को इस 40 से गुजारो, 16%, 51। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 51 नजर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ कैलकुलेशन है कि रिटेन अर्निंग्स की कितनी परसेंटेज फिगर पी के कॉलम में लानी है, ये वो 49% है। कंट्रोल इस चीज को देख के होना। डन। पेज 39 के टॉप पे यही सारी बात समझाई गई, इफेक्टिव शेयर होल्डिंग। पेज 39 के टॉप पे इफेक्टिव शेयर होल्डिंग, यही वर्किंग बनाई है मैंने। हाँ जी, इफेक्टिव शेयर होल्डिंग। अच्छा, जब डबल एस की गुडविल निकाली जा रही होगी तो गुडविल के लिए भी एनसीआई की फिगर परसेंटेज कैसे ले रहे होंगे? इसी 51 की। ये नीचे डबल एस की गुडविल भी देख लें। नहीं, रहने दे, वैल्यूज के साथ बताता हूँ। नहीं, बगैर वैल्यूज के रहने दें, वैल्यूज के साथ बताता हूँ। अच्छा, एक तो इसमें सारी की सारी कंसोलिडेशन होगी, उसके अलावा सिर्फ इस बात की एहतियात करनी है कि एक्विजिशन डेट क्या है डबल एस के लिए, और रिटेन अर्निंग अदर रिजर्व्स के कॉलम में ये परसेंटेजेस लगेंगी। गुडविल एक सवाल के साथ सिखाता हूँ, और उसी सवाल के साथ एनसीआई की वर्किंग भी सिखाता हूँ, क्योंकि एनसीआई में एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आ जाएगी। तो गुडविल की वर्किंग और एनसीआई की वर्किंग एक सवाल से सिखाता हूँ। तो आप आ जाइए सेट 5 में, एक ही सवाल खुद ही बनाए हुए मैंने, मास्टर क्वेश्चन कह के हैं, हुआ है, कल पास पेपर का भी कर लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आए पेज 90,
95 प्रैक्टिस क्वेश्चन 95 पे आएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 95 पेज पे आए, पढ़ लें। अभी मैं इस सवाल को बैलेंस शीट से सॉल्व कराता हूँ, बैलेंस शीट पक्की कर लें, फिर कल मैं इनकम स्टेटमेंट से करा के तो पास पेपर का सॉल्व कराऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेज 95 मास्टर क्वेश्चन पढ़ लें। अभी मैं इसको बस बैलेंस शीट के एंगल से करने लगा हूं। हाँ जी, SFP कर रहा हूँ, SFCI हल करूंगा। मास्टर क्वेश्चन सेट 5 वाला है, कंसोलिडेटेड SOFP एज एट जून 30, 2020 और बैलेंस शीट का फॉर्मेट खोल लें, वर्किंग्स खोल लें। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी है कुछ सवाल है? नहीं है, करंट लायबिलिटी। क्या क्या है? PPE, P प्लस S प्लस डबल S, 58750, 53750, 53000, 100,000। और क्या है? इन्वेस्टमेंट है तो वो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, और करंट एसेट तो यहाँ दो लाइनें छोड़ देते हैं, कोई नया एसेट आ सकता है। इन्वेंट्री P प्लस S प्लस डबल S। अच्छा, ये इतने बड़े बड़े मैंने डिजिट लिख दिए, 58.75, 53 और 100 जी। इन्वेंट्री 18, 14 और 10। डेटर्स 22, 24 और 18 और कैश 9, 9, 9 और बस। कैपिटल है, प्रीमियम है, अदर रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और NCI। करंट लायबिलिटीज में
बस क्रेडिटर्स हैं 74 हैं 14 19 और 18। शेयर कैपिटल 74 बैलेंस शीट का फॉर्मेट ओपन, वर्किंग वन गुडविल। अच्छा, आप गुडविल एस की भी गुडविल निकालनी है और डबल एस की भी, तो बेशक अलग अलग गुडविल की कैलकुलेशन कर लें या फिर चीजें तो ऑलमोस्ट कॉमन ही होती हैं, तो दो कॉलम बना के भी कर सकते हैं, एक एस है और एक सी है। अदर रिजर्व्स हैं, अदर रिजर्व्स पी एस और सी। रिटेन अर्निंग्स पी एस और सी। अगर दोनों की गुडविल अलग अलग करनी है वो भी ठीक है, एक बार श्योर की हेडिंग दें, सारी गुडविल की वर्किंग कर लें, फिर क्योर की हेडिंग दें, सारी गुडविल की वर्किंग कर लें, या फिर तकरीबन मिलती जुलती लाइंस ही होती हैं तो कॉलम्स बना के भी कर सकते हैं। मैं आपको सीधा इसी का बताता हूं। पहले क्योर के एतबार से एक्विजिशन डेट क्या है? सेम है। पी ने एस के शेयर्स खरीदे थे 1 जुलाई 17 और उसी दिन क्योर में 10% भी खरीद लिए थे, लेकिन क्योर पे कंट्रोल तब आया है जब श्योर ने क्योर के अंदर कंट्रोल लिया। पॉइंट नंबर 2, पेरेंट, बेशक आप अपने पास कहीं वर्किंग में ना इस तरह की डेट्स पहचानते हुए आप रिलेशन बना लेना कि पी ने सी के अंदर इन्वेस्ट किया था फर्स्ट कब? जुलाई 17। पी ने एस में इन्वेस्ट किया था 1 जुलाई 17। एस ने सी में किया है 1 जुलाई 18। पी ने सी में इन्वेस्ट किया था 10%, पी ने एस में इन्वेस्ट किया 80%, एस ने सी में इन्वेस्ट किया 60%। तो इस पे कंट्रोल कब बना है? तो सी की गुडविल की कैलकुलेशन के लिए ये एक्विजिशन डेट 1 जुलाई 18। अगर ये वाला पार्ट ना होता ना तब भी ये डबल एस ही है, क्यों? वे 60% है। अगर ये वाला पार्ट ना होता तो पी की इसमें कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होती, बस इन्वेस्टमेंट भी इसी रास्ते से ही आती। लेकिन अगर पी का डायरेक्ट हिस्सा भी है तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो जब हम डबल एस की गुडविल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो एस ने उसमें इन्वेस्टमेंट की है वो भी गुडविल में लिखनी है, और जो पी ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है वो भी गुडविल में लिखनी है। और अगर पी की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होती तो बस सिर्फ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती। जागो फिर डबल एस में सिर्फ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती, डायरेक्ट भी है तो ये भी इन्वेस्टमेंट है। यानी डबल एस की गुडविल निकालते हुए दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। इनडायरेक्ट एस की जो सीन होती है वो जी मैं बताता हूं। अच्छा, इसकी गुडविल तो नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसी है ना, इसलिए मैं ये समझा रहा हूं। ये तो सादी सब्सिडरी वाली गुडविल है, इसलिए मैं ये वाला कॉलम समझा रहा हूं। पहले डबल एस की गुडविल निकालते हुए इन्वेस्टमेंट जो पी ने इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है वो भी लिखनी है, और जो एस की इसमें इन्वेस्टमेंट है वो भी लिखनी है। ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे तो फिर सही गुडविल निकल सकेगी। एस की डबल एस में कितनी इन्वेस्टमेंट है? पॉइंट नंबर 2 नहीं, कितने रुपए ऊपर बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं? ऊपर बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं। कौन से कॉलम में देखेंगे? एस वाले कॉलम में। एस ने सी में 44,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की, ये है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और पी की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये पी वाले बैलेंस शीट के कॉलम में देखें। दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओके। लेकिन जब हम यहां पर 44,000 लिखेंगे तो वो जो 44,000 है वो एस ने डबल एस में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें पी की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 5250 और एस की इसमें इन्वेस्टमेंट
44,000। गुडविल निकालनी पी नहीं है, तो जब पी इसमें गुडविल निकालना चाह रहा होगा तो ए को इस रास्ते से आएगा और एक इस रास्ते से आएगा। तो जब पी इस रास्ते से आएगा तो वो 44,000 का 80% लिखेगा गुडविल की कैलकुलेशन। पेरेंट इसकी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इस रास्ते से आएगा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और डायरेक्ट रास्ते से आएगा। डायरेक्ट तो उसका 10% है, ये सारा का सारा इसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन 44,000 इसने नहीं इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया है। तो अब उस 44,000 को जब पी यूज करने लगेगा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर वो 44,000 पूरे को नहीं लिखेगा, 80% को लिखेगा। तो डबल एस की गुडविल निकालते हुए इनडायरेक्ट फिगर कैसे निकलनी है? एस की डबल एस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय जो पेरेंट का एस में शेयर है। अभी ही आ जाए जो चैप्टर में 39 पेज है, और अब ये गुडविल की वर्किंग में आपको यहां समझाता जाता हूं और वहां से पढ़ाता भी जाता हूं। चैप्टर में 39 पेज यहां समझाता हूं और वहां वर्किंग पढ़ा देता हूं। चैप्टर में पेज 39 गुडविल की वर्किंग देखें, दूसरी लाइन, इन्वेस्टमेंट थ्रू एस, जो एस ने डबल एस में इन्वेस्ट किया है इनटू जो पी की एस में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब भी पी एस के रास्ते से आएगा तो वो 80% वाला ही रास्ता खुला है। 44,000 का 80 यहां पर आएगा, कितना? 35। ये मैं आपको डबल एस की गुडविल समझा रहा हूं क्योंकि ये तो सादी गुडविल है, डबल एस की गुडविल कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। 35,200 लिखना है 44,000 की बजाय, ये बात ठीक है? ये गुडविल किस दिन कैलकुलेट कर रहे हैं? 1 जुलाई 18। जब सी पे कंट्रोल बना है तो सी की गुडविल निकालते हुए, मतलब डबल एस की गुडविल निकालते हुए 1 जुलाई 18 है एक्विजिशन डेट। तो जो गुडविल में जो कुछ भी लिखा होता है वो सारी की सारी वैल्यूज एक्विजिशन डेट की होती है ना, तभी तो वो एक्विजिशन डेट की गुडविल होती है। इस कॉलम की गुडविल निकालने के लिए सारी वैल्यूज किस दिन की होती हैं? एक्विजिशन डेट। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो तो वो भी किस दिन की वैल्यू होती है? उसी एक्विजिशन डेट की। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि उसी दिन अगर बाकी शेयर्स भी कोई खरीदता कोई बेचता तो इतने के। ये जो पी ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितने की? 5250, वो साल पहले की थी उसने। अगर 1 जुलाई 17 को की थी ना, तो सवाल में पॉइंट 1, सवाल का पॉइंट 1, जो पी की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, ये वाला कॉलम किस दिन कैलकुलेट कर रहे हैं हम? 1 जुलाई 18, एक्विजिशन डेट 1 जुलाई 18। जबकि पी ने डबल एस में जो 5250 लगाया था, 10% शेयर्स खरीदे थे, वो उसने साल पहले खरीदे थे। तो हमें अगर वाकई 1 जुलाई 18 की गुडविल निकालनी है तो उस पी की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी अपडेटेड वैल्यू लेनी पड़ेगी। नहीं समझ आई? डबल एस की एक्विजिशन डेट क्या बन रही है? 1 जुलाई 18। इस कैलकुलेशन के लिए सारी वैल्यूज किस दिन की होनी चाहिए? 1 जुलाई 18। अगर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी यहां होती तो वो किस दिन की फिगर होती? 1 जुलाई 18। तो जो पी की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 10% है, वो भी 1 जुलाई 18 की उस दिन की वर्थ होनी चाहिए। इसको अपडेट करेंगे, और जब इसको अपडेट करेंगे तो ये पेरेंट ही के लिए अपडेट करना गेन लॉस माना जाएगा। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देंगे जब हम एसोसिएट से सब्सिडरी पे जा रहे हो, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे पहले पहले बस इतना जान लेते हैं कि ये जो पेरेंट की पुरानी इन्वेस्टमेंट को अपडेट करना है, इसका गेन लॉस पी की रिटेन रखेगा। तो ये जो 5250 रुपए था, ये किस दिन इन्वेस्ट किया था? इसी इन्वेस्टमेंट की 1 जुलाई 18 को क्या वर्थ है, ये कैसे ढूंढे? हाँ जी, इस 5250 को अपडेट करना है, कैसे अपडेट करें बताएं? जी बिल्कुल, इसी पॉइंट का लास्ट सेंटेंस देखें। पॉइंट नंबर 2 सवाल में लास्ट सेंटेंस, उस दिन ये जो डबल एस के शेयर्स थे, उस दिन इनकी 20 रुपए वर्थ थी। अगर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकालते वो भी तो ये 20 रुपए यूज करते हैं ना, तो ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको हम उस दिन की वैल्यू पे अपडेट करेंगे। कितने थे ये शेयर्स? डबल एस के टोटल शेयर्स कितने? 3500। तो 350 उस
ए पी के पास डायरेक्टली थे, इनटू 20 रुपए, और ये जो पी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट 5250 थी उसको हमने 7000 बना दिया, तो 1750 का एक गेन है ना, वो पेरेंट के लिए एक गेन है। वो पेरेंट के लिए एक गेन हो जाएगा। 7000 माइनस 5250 कितना? 1750। तो डबल एस की गुडविल निकालते हुए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपडेट करना है, और इसकी अपडेशन पे जो गेन लॉस है वो पेरेंट की रिटेन अर्निंग का गेन लॉस है, और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये शेयर से गुजार के यहां लानी। कौन सी? अगर पेरेंट ने ये 10% शेयर्स कब खरीदे थे? 1 जुलाई। अगर ये 1 जुलाई 18 के बाद खरीदे होते तो ये स्टेप एक्विजिशन की चीज है। ये तब है जब पेरेंट के पास पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट, उसको अपडेट करना है। सवाल ये है कि अगर पेरेंट 1 जुलाई 18 के बाद कभी इसमें इन्वेस्ट कर रहा होता, ये कैलकुलेशन कब की है? ये 1 जुलाई 18 की है, तो यहां पर लाइन आइटम कब आनी है? अगर उससे पहले ही पी की कोई इन्वेस्टमेंट है तो ये वाला कॉलम किस दिन के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है? 1 जुलाई 18। 1 जुलाई 18 वाले दिन अगर पी की इसमें कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो ये लाइन है। अगर पी ने इसमें 2 साल बाद जाके इन्वेस्ट किया था तो वो इस कैलकुलेशन से इररिलेवेंट। ये लाइन ही तब है अगर पेरेंट 1 जुलाई 18 से पहले खरीद चुका था। तो आप कह रहे हैं कि अगर 1 जुलाई 18 के बाद खरीदे होते तो फिर इस वर्किंग में ये लाइन ही ना आ रही होती, तो ये लाइन ना आ रही होती, बस ये आ रही होती। 1 जुलाई 18 वाले दिन पी की कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी आपकी मिसाल के मुताबिक? नहीं, सब्सिडी तो इस मिसाल में 1 जुलाई 18 को इसलिए बन रही है क्योंकि एस के जरिए यहां तक पहुंचा है। पी एस सी 10 60 80। ये कब हुआ? 1 जुलाई 17। ये कब हुआ? 1 जुलाई 18। ये कब हुआ? 1 जुलाई 17। ये डबल एस कब बन रहा है? 1 जुलाई 18। तो हम ये कैलकुलेशन 1 जुलाई 18 को सामने रख के कर रहे हैं। अगर पी ने ये इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई 19 को की होती तो क्या फिर भी ये डबल एस इस दिन है? हाँ है। या इस दिन बना? इस दिन है। तो ये गुडविल 1 जुलाई 18 को ही कैलकुलेट हो रही होती। इस दिन ये मौजूद है तो फिर ये लाइन नहीं होती। तो डबल एस इस दिन को नहीं बन रहा ना, इस दिन बन रहा है ना। अगर यहाँ 40% होता तो जो है उसको समझ लें पहले, इसको मजीद कॉम्प्लिकेट करने की बजाय जो है उसको समझ लें। अच्छा देखें, अगर यहीं पर बहुत सारे अगर डाल देंगे ना तो जो चल रहा है वो भी नहीं पहुंच पाएगा। पहले एक बार गुडविल की मैं वर्किंग तो पूरी कर लूं, पहले हम इसकी गुडविल की वर्किंग कैलकुलेशन पूरी कर लें, फिर ये अगर मगर मगर अगर कर लेते हैं। पहले मैं इस सवाल की गुडविल पूरी कर दूं, जो चीज सीधी चल रही है पहले वो समझा दूं, पूरी पहुंचा दूं, फिर इस पे करता हूं बात। हाँ भाई, हाँ हाँ, वो कहाँ यूज करना था, कहाँ यूज करने का कहा था मैंने? जब इसके रिटेन अर्निंग्स या अदर रिजर्व्स का हिस्सा इधर लेके जाना होगा तो इफेक्टिव रेट लेंगे, जब एनसीआई की कैलकुलेशन करनी होगी तो इफेक्टिव रेट लेंगे। तो मैं भी वहां तक पहुंचा नहीं ना। डबल एस की गुडविल निकालना चाह रहे हैं हम, और ये कैलकुलेशन किस दिन हो रही है? 1 जुलाई 18। तो 1 जुलाई 18 पे 1 जुलाई 18 के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है, तो ये सारी फिगर्स 1 जुलाई 18 के कॉन्टेक्स्ट में होंगी तो सही गुडविल निकलेगी। ये 5250 यहां क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो 1 साल पुरानी वैल्यू थी।
तो उसको 1 जुलाई 18 पे अपडेट किया, 7000 बनाया और पेरेंट को उसका गेन दिखा दिया। ये दोनों फिगर्स अब 1 जुलाई 18 के हिसाब से। अब इसमें से एक लाइन एनसीआई की छोड़ी, डबल एस का कैपिटल कितना था, डबल एस का प्रीमियम कितना, 12,000। उस दिन किस दिन, 1 जुलाई 18। उस दिन अदर रिजर्व्स कितने थे, 1 जुलाई 18 वाले दिन डबल एस के अदर रिजर्व्स 3,000 थे, रिटेन अर्निंग्स 11,000 थी। इनकी कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी क्या, प्लांट की थी, कितनी, 4,000 पॉजिटिव थी, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्लांट 4,000 यहां लिखूं और पीबीई में ऐड। ये डब्बा क्या बना, कितना, 65 और एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, तो वैल्यू ऑफ एनसीआई हो गई 65,000 का। कौन सी एनसीआई लगाऊं, डबल एस के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूं, इफेक्टिव वैल्यू। पी की इफेक्टिव होल्डिंग कितनी, 10 डायरेक्ट और 60 का 80 कितनी, 58। तो अगर इफेक्टिव होल्डिंग 58 है तो इफेक्टिव एनसीआई हो गई 42। 42 यहां इफेक्टिव की आपके अपने लिए भी जरूरी है, वैसे फायदा है। अरे अभी तो दो सब्सिडियां और आनी हैं, खरीदने भी हैं, बेचनी भी हैं। अच्छा 4500। तो डबल एस की गुडविल जिस दिन डबल एस वाकई डबल एस बनी उस दिन की कैलकुलेशन है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एस की इन्वेस्टमेंट, और वो भी पूरी नहीं, पी का जो एस में शेयर है उसमें से गुजार के। अगर उस दिन पी की पहले कोई मौजूद है इन्वेस्टमेंट, उसको अपडेट करके, और अगर उस दिन नहीं है तो फिर डायरेक्ट नहीं है। ये कैलकुलेशन किस दिन के हिसाब से हो रही है, 1 जुलाई 18। एक्विजिशन डेट 1 जुलाई 18 है, ये बात ओके। ये 1 जुलाई 18 के हिसाब से कैलकुलेशन है। उस दिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एस की इन्वेस्टमेंट 80% से गुजार के, और अगर उस दिन कोई डायरेक्ट है तो अपडेट करके, अगर उस दिन नहीं है तो उस दिन यहां नहीं लिखा। ये डबल एस की गुडविल निकल आई है। और एनसीआई कौन सी वाली, इफेक्टिव वाली, कुछ नहीं। ये उस दिन वाली 1 जुलाई 18 की वैल्यू अपडेट करके लिखी ना, यही बात दोबारा बोलते। ये डबल एस की गुडविल कैलकुलेट हो गई। पेज 39 पे गुडविल में मैंने यही बात अंग्रेजी में लिखने की कोशिश की है। डबल एस की गुडविल, अच्छा एस की गुडविल वो सिंपल सी है, जैसे पहले करते हैं। पी ने एस में कितना इन्वेस्ट किया था, कितने रुपए लगाए थे। अब मैं एस की गुडविल निकाल रहा हूँ बस, 64,000। कैपिटल कितना था एस का, 40, प्रीमियम 20, अदर रिजर्व्स, ये सादी वाली गुडविल निकाल रहा हूँ 2,000, रिटेन अर्निंग्स 10,000। इसकी भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी शायद, किसकी है, प्लांट की, बिल्डिंग की। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बिल्डिंग की कितनी,
74 और एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो 74 का 20%। तो एस की गुडविल बन गई 4800। और ये 2000 का क्या करूं? नेट एसेट्स में ऐड और पीपी में ऐड। पॉइंट नंबर 1 में कुछ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 1 पहले, पॉइंट 1 को पूरा कर लेते हैं। गुडविल कर ली कैलकुलेट, पॉइंट 1 को पूरा करते हैं। पॉइंट 1 में आ गए अदर रिजर्व्स। बैलेंस शीट में कितने हैं अदर रिजर्व्स? पी के 9, 7 और 8। इनकी अपनी अपनी प्री एक्विजिशन। एस की प्री एक्विजिशन अदर रिजर्व्स 2000, डबल एस का प्री एक्विजिशन अदर रिजर्व्स 3000। रेहान रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट में कितनी? 74, 58, 64। इनकी अपनी अपनी प्री एक्विजिशन 10 और 11। चले पॉइंट नंबर 1 में देखें और क्या है। पॉइंट नंबर 1 में ये जो पी ने जब 10% शेयर खरीदे थे उस वक्त को हम कह रहे हैं एक्विजिशन डेट। अगर उस वक्त को एक्विजिशन डेट कह रहे होते हैं ना तो उसमें जो इसके अदर रिजर्व तो रिटेन अर्निंग लिखे हैं वो यूज करते हैं। लेकिन हम तो उसको एक्विजिशन डेट ही नहीं मान रहे ना, हम तो 1 जुलाई 18 को एक्विजिशन डेट मान रहे हैं, इसलिए 1 जुलाई 18 वाले अदर रिजर्व तो रिटेन अर्निंग। पॉइंट 1 में और क्या है? बिल्डिंग की फेयर वैल्यू थी, फेयर वैल्यू ज्यादा के कम। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि कम पे लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू उसमें ज्यादा करनी है। तो रिमेनिंग लाइफ 10 है तो डेप्रिशिएट कर देते हैं। एस की बिल्डिंग है तो उसको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। 2000 पे 10 और एस को कब खरीदा था? 1 जुलाई 17, तो 18, 19, 20। 600 इस कॉलम से लेस और पीपी से लेस। पॉइंट 2 डबल एस की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, तो उसकी भी एक्स्ट्रा डेप्शन डाल देते हैं इधर। कितनी? 4000 पे रिमेनिंग 8 और डबल एस की एक्विजिशन क्या मान रहे हैं? 1 जुलाई 18, तो 19, 20। कितना? 1000। यहां से लेस और पीपी से लेस। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 डन। पॉइंट नंबर 3 डिविडेंड्स पे किए हैं तो इसका बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता। ये इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं कि अदर इनकम आ रही है तो वहां से निकालते हैं। हाँ, अगर डिक्लेयर किए होते और अभी तक पेएबल रिसीवेबल आ रहा होता तो फिर वो पेएबल रिसीवेबल एलिमिनेट करते हैं। पेड है तो बस पेड है, इसका बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है। वो आ गया ना, एक की रिटेन अर्निंग से निकल गया, एक की रिटेन अर्निंग में आ गया, कोई मसला नहीं। पेएबल रिसीवेबल हो तो एलिमिनेट करते हैं। पॉइंट 3 ठीक है, हो गया। पॉइंट 4 हो गया। पॉइंट 5 दोनों की इंपेयरमेंट्स गुडविल की 2020 की दी हुई है। तो एस की है 1000। अच्छा, ये नोट कर रहे हैं ना, इधर से 1000 लेस कर ले, इधर से
1500 लेस कर लें, और चूंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो ये दोनों के दोनों इंपेयरमेंट्स पी वाले कॉलम से लेस बस। हजार एक और 1501, 2500 पी वाले कॉलम से लेस। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती तो 1000 इसमें से लेस करते, 1500 यहां से लेस करते। एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है इसलिए पूरा 2500 पी वाले कॉलम से लेस। छोटा छोटा सा लिख देते हैं। हजार इसमें से लेस, 1500 इसमें से लेस। यार 4800 में से 1000 निकाल लो। 0.5 डन है। क्या करूं? लिखते हैं बस, अभी लपेट लिया सारा कुछ। लास्ट जी 0.6 यूआरपी भी है और रिसीवेबल पेएबल भी है, और बहुत सारे रिसीवेबल पेएबल हैं, बल्कि नहीं दो ही हैं। चलो, चूंकि तीनों को ही कंसोलिडेट कर लिया तो तीनों के ही आपस के बैलेंस एलिमिनेट करने हैं। पी ने एस को बेचा तो पी के रिसीवेबल्स में आ रहा होगा और एस के पेएबल में आ रहा होगा, और 5 एक के रिसीवेबल में आ रहा है, एक के पेएबल में आ रहा है, दोनों से उड़ा देते हैं। डबल एस ने एस को बेचा, डबल एस के रिसीवेबल में आ रहा है तो एस के पेएबल में आ रहा होगा। ठीक, यूआरपी तीनों को कंसोलिडेट कर रहे हैं तो सारे यूआरपी काम के हैं। तीनों के यूआरपीज तीनों की रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देते हैं, और चूंकि सारे ही कंसोलिडेट हो रहे हैं तो तीनों ही इन्वेंटरी में से भी माइनस कर देते हैं। अब तीनों के अपने अपने यूआरपी बता दें। पहला वाला बी का यूआरपी है कितना, यहां से लेस। दूसरा एस का यूआरपी है यहां से लेस। तीसरा डबल एस का यूआरपी है यहां से लेस, और तीनों मिला के 2000 और 3500 यहां से लेस। चलिए इन वर्किंग्स को लपेटते हैं, फिर लास्ट पॉइंट एनसीआई बताता हूं। ये 5 एस में 5000 का 80% और सी में 5000 का 58, इसीलिए निकाला था ये 58 इसके लिए। $4000 2900 15,900। सही थी बताना यार। $51 इसका शेयर यहाँ 80%, इसका 58%, इसका 80% इधर, इसका 58% इधर। लिखने छोटा छोटा। शुक्रिया यार। 45,900 का
80% और 51,400 का 58%। तो डबल एस के अदर रिजर्व को यहाँ आने के लिए, रिटेन अर्निंग को यहाँ आने के लिए ये वो इफेक्टिव परसेंटेज यूज करती है। ये वाला कितना 36,720, ये वाला 29,812 और इस पूरे का टोटल आ जाएगा 138382, ये 15900। कैपिटल सिर्फ पी का 70, प्रीमियम सिर्फ पी का 10,000। एनसीआई करते हैं 216,150। गुडविल 3,800, 3,000, 6,800। 38, 56,000। 3,444, 5,300। यहां तक सब देख लें वर्किंग्स। एनसीआई बताता हूं। नई चीज मैंने आपको बताई है कि डबल एस भी कंसोलिडेट होगा, डबल एस की गुडविल कैलकुलेट होगी, जो डबल एस की एक्विजिशन डेट बनी है। इस बात का ना एहतियात रखना है ये, क्योंकि मैंने पॉइंट 1 में भी कुछ अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग दिए हैं, लेकिन वो 1 जुलाई 2017 के, हमने ये 1 जुलाई 18, इसकी एक्विजिशन डेट पहचान लें, उसके हिसाब से ये वर्किंग। डबल एस की गुडविल निकालनी है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर उस दिन थी तो अपडेट करके, और अपडेशन का गेन लॉस पेरेंट की रिटेन अर्निंग में। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एस की इन्वेस्टमेंट 80% से गुजार के, और ये इफेक्टिव है। अदर रिजर्व्स रिटेन अर्निंग पी वाले कॉलम में इफेक्टिव रेट लगा के, और पूरा पूरा कंसोलिडेट करना है तो इंटर कंपनी बैलेंस, यूआरपी, सारी एडजस्टमेंट्स वही सारी हैं। यहां तक मैं बस फिर ये बताता हूं। रेहान ये सारा स्लो मोशन में कवर कर रहा है। वही बैठेगा उधर। तो दिन देर से कैसे हो रहा था? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एनसीआई की लेकिन आप करने को तो कर सकते हैं, बस उस वर्किंग के नंबर नहीं मिलेंगे, बस बाकी तो बैलेंस शीट टैली देख के नंबर नहीं ना मिलते, हर कैलकुलेशन के नंबर है, तो एनसीआई की वर्किंग के नंबर होंगे। इसका सर तो नहीं आ रहा है बीच में। यहां तक ओके। लास्ट चीज एनसीआई। ये एसेट्स जिस तरह एस और डबल एस दोनों की गुडविल कैलकुलेट की है, तो एनसीआई भी दोनों की कैलकुलेट होगी। वर्किंग एस की एनसीआई और डबल एस की एनसीआई जैसे नॉर्मली कैलकुलेट होती है वैसे तो होगी, यानी एक्विजिशन डेट पे क्या वैल्यू एस की एनसीआई की, ये डबल एस की है 14,800,27300। अदर रिजर्व्स जैसे पहले करते हैं, एस वाले पे 20% और डबल एस वाले पे 42, वो जो इफेक्टिव वाला निकाला था 1,000 और 2100। रिटेन अर्निंग्स जैसे करते हैं
45,900 का 20% और 51,400 का 42, वही इफेक्टिव वाला 2 9180 2150। लास्ट चीज जी, यहां तक एनसीए जैसे करते हैं वैसे ही है। ये वाली एनसीए तो ठीक है 50988, इसका टोटल नहीं करना अभी, वैसे कर लें अपने तौर पे, क्या बना मतलब मैं लिखूंगा नहीं मैं, लेकिन कर लें 24980, इन दोनों को ऐड करें 75। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना जो आपने नहीं लिखना अभी 75968, ये देखें टोटल दो गुडविल्स निकलेंगी, दो एनसीआई निकलेंगी, और जैसे एनसीआई निकालते हैं वैसे ही। और ये जो इफेक्टिव रेट यूज किया था ना, ये एनसीआई की कैलकुलेशन में यही 42 यूज होगा, और अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग पी वाले कॉलम में लाने के लिए ये 58 यूज होगा। इसका टोटल ये दोनों एनसीआई मिलाएंगे तो यहाँ एनसीआई लिखेंगे, लेकिन अभी इस वक्त ये दोनों टोटल लिखने से टैली नहीं हो रही बैलेंस शीट। कितना आ रहा है यहाँ, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है? और सोल्यूशन नहीं, जो भी यहाँ एसेट्स का टोटल किया था ये साइड ज्यादा आ रही है। वजह बताता हूं, समझ आ गई तो ठीक है, तो करना तो ऐसे ही। एस की बैलेंस शीट में 44,000 की एक इन्वेस्टमेंट आ रही थी, एस की बैलेंस शीट में 44,000 की एक इन्वेस्टमेंट आ रही थी, और दो चीजें बताता हूं, देखें दोनों में से जो आसान समझ आ जाए। एस की बैलेंस शीट में 44,000 की एक इन्वेस्टमेंट आ रही थी, लेकिन गुडविल निकालते हुए हमने 44 को पूरा नहीं लिखा, उसका सिर्फ 80 लिखा, बाकी 20 तो उड़ा ही दिया, इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये कम फिगर आई, गुडविल कम निकली, एसेट साइड कम हो गई, तो फिर हमें दूसरी साइड से भी ये कम करना पड़ेगा। नहीं समझ आई, दफा करें। एस की बुक्स में जितने एसेट्स थे, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, एस की बुक्स में जितने एसेट्स और लायबिलिटीज थे वो सारे के सारे कंसोलिडेट हो गए। एस की बैलेंस शीट कॉलम देखें, एस की बैलेंस शीट में जितने एसेट्स लायबिलिटीज आ रहे हैं वो सब हमने कंसोलिडेट कर दिए। एक नहीं किया, 44,000 नहीं किया। एस की बैलेंस शीट में जो एक 44,000 का एसेट आ रहा है वो छोड़ के बाकी एस कंसोलिडेट हो गया, यानी एस के एसेट्स और लायबिलिटीज नेट एसेट्स कंसोलिडेट हुए एक 44 छोड़ के। तो फिर जो एनसीआई आनी चाहिए वो भी एसेट्स और लायबिलिटीज पूरे का 20% नहीं, वो 44 छोड़ के बाकी का। एस के सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज कंसोलिडेट हुई, 44 छोड़ दिया, वो नहीं कंसोलिडेट हुआ क्योंकि उस दरवाजे के रास्ते से तो सारा डबल एस आया है। तो एस के सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज कंसोलिडेट होते तो एस की एनसीआई आ जाती, लेकिन एस के हम सारे एसेट्स नहीं लाए, एस के सारे एसेट्स नहीं ला रहे, 44,000 नहीं ला रहे, तो फिर उसके हिस्से की एनसीआई भी नहीं होनी चाहिए। तो करने वाला काम यह है कि आप जो एस की एनसीआई निकाल रहे होंगे इसमें से माइनस कर देंगे वो जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है, 44,000 का 20% यहां से निकाल दें। अब ये कॉलम सही है 16, और अब ये टोटल एनसीआई 6716, ये बैलेंस शीट टैली होगी अब 6716 34456। तो डबल एस का जो कुछ किया उसकी समरी, डबल एस भी सब्सिडरी है, पूरी कंसोलिडेट होगी, गुडविल कैलकुलेट होगी। इस गुडविल में
ये देखना पड़ेगा कि डबल एस की एक्विजिशन रेट क्या बन रही है, उसके एतबार से ये फिगर्स दिखती है। डबल एस में एस की इन्वेस्टमेंट 80% गुजार के यहां लाना है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर उस दिन थी तो उसको अपडेट करना है, जो गेन लॉस वो पी की रिटेन अर्निंग है, और इस वर्किंग में एनसीआई इफेक्टिव वाली, फिर अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग, डबल एस वाला कॉलम इफेक्टिव रेट लगा के इधर आएगा, और लास्ट काम एनसीआई एस और डबल एस दोनों की निकलेंगी, लेकिन जो एस वाली एनसीआई है उसमें एस की डबल एस में इन्वेस्टमेंट है, उस पे हम ये पोर्शन लगा के माइनस करते हैं। पेज 39 पे मैंने ये एनसीआई की वर्किंग अंग्रेजी में लिखने की कोशिश की, पेज नंबर 39 चैप्टर में पेज 39 चैप्टर में पेज 39, ये जो 39 के एंड पे मैंने ग्रुप एसओएफपी की सारी बातें लिखी हुई हैं, ये सारी पढ़ के देख लें। ये तीनों पॉइंट्स और डब्बा पेज 39 पे ये ग्रुप एसओएफपी वाले तीनों पॉइंट्स और टेबल, ये सारा पढ़ लें। ये सारा कुछ जो मैंने अभी करके बताया है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट में क्या क्या करना है। गुडविल ऊपर बता दी थी, बाकी चीजें ये 3 पॉइंट्स में लिखी हैं। कल इसका 5 पेपर का सवाल कराता हूँ और इनकम स्टेटमेंट कराता हूँ। कॉम्प्लेक्स ग्रुप एसओएफपी का कल 5 पेपर का सवाल कराता हूँ और एसओसीआई कराता हूँ। किसी दूसरे शख्स का रवैया हमारे साथ, किसी दूसरे शख्स का रवैया हमारे साथ, सबसे बुरी बात क्या लगेगी? किसी दूसरे शख्स का हमारे साथ बिहेवियर, सबसे बुरी बात क्या लगेगी? सबसे ज्यादा हमें क्या बुरा लगेगा उसका हमारे साथ रवैये में? हैं? गालियां देना, ठीक है, और हैं? पानी ना देना, हैं? अच्छा, इग्नोर करना, ठीक है, तो उसमें बुरा क्यों लग रहा होगा? बिल्कुल ठीक है, यानी आप इग्नोर, अच्छा इसलिए बुरा लग रहा है, यानी अगर आप अपने कोलीग से, फैमिली में किसी से बात कर रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहा है, तो इसमें अपनी तजलील महसूस होती है, इसलिए बुरा लगता है। यानी इंसान, हमें दूसरों का हमारे साथ रवैया वो बुरा लगेगा जिसमें हमें अपनी तजलील महसूस हो रही होगी। अच्छा, तजलील करने के लिए गालियां देना भी हो सकता है, और सख्त तरीके से, सख्त लहजे में बोलना भी हो सकता है, और वाकई ह्यूमिलेटिंग वे में बात करना भी हो सकता है, और इंसान को ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि मुझसे बात कैसे कर रहे हो, तो ये क्या तरीका बात करने का, इसी बात पे ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, जब दूसरे का रवैया, यानी चलो सीनियर है, हमारा सीनियर है, सुपरवाइजर, मैनेजर, पार्टनर जो भी है, वो हमें पूरे महीने में 20, 25, 29 दिन बहुत इज्जत के साथ बात करे और एक दिन जलील करके रख दे, तो वो जो आखिरी दिन की तजलील है वो बाकी सारे 29 दिन पे हावी हो जाएगी। वही उसका वो जो बुरे तरीके से बात करना है वो डोमिनेट कर जाएगा, और बाकी अच्छे दिन, अच्छी बातें करना वो सब इग्नोर हो जाएगा। तो ये जो तजलील महसूस करना है, बुरे तरीके से बात करना है, ये इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है
और कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जो डांट दें लेकिन उनका डांटने का अंदाज ह्यूमिलेटिंग ना हो, तो वो इतना बुरा नहीं लगता जितना अगर ह्यूमिलेटिंग तरीके से बुरा भला कह रहे हो। यानी दूसरे की बात करने का जो स्टाइल है, अगर वो बहुत जिल्ला तमेज लग रहा है तो बहुत बुरा लगता है। फिर उस बंदे की चाहे जितनी मर्जी अच्छाइयां हो वो इग्नोर हो जाती है। अल्लाह ताला के हाँ ना, ये जो बात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा इखलाक कैसा है। बुखारी 119। अच्छा, ये मिसाल तो एक औरत की बताई गई है क्योंकि साहबा ने सवाल औरत का किया था, लेकिन औरत पे भी एप्लीकेबल है, मर्द पे भी एप्लीकेबल है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला औरत रात को क़याम करती है। अब रात के क़याम में रात की इबादत आ गई और दिन को रोज़ा रखती है। ये यकीनन नफली रोज़ों की बात हो रही होगी, और अमल भी करती है और सदका भी करती है। अच्छा, अब ये सारी जो है ना, ये रात को जाके इबादत करना ये बहुत वैल्यूएबल इबादत होती है। रोज़ा बहुत वैल्यूएबल इबादत है और नेक अमल भी, सदका बहुत वैल्यूएबल इबादत है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये उसकी ज़ात और अल्लाह के दरमियान हो रही हैं और अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से अजियत देती है। यानी उसकी जो ज़बान है वो बहुत ख़राब है और पड़ोसी तंग है उससे, और पड़ोसी के अंदर किराएदार भी हो सकता है। अब ये जो सारे अमल थे ना, ये सारे फौरन के फौरन वॉइड हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस औरत में कोई खैर नहीं, वो आग वालों में से है। लोगों ने कहा और फला औरत फर्ज नमाज पढ़ती है और मामूली सदका भी करती है और किसी को अजियत नहीं देती। अब ये जो आखिरी पॉइंट था कि किसी को अजियत नहीं देती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत वालों में से। यानी ये जो सारी नेकियां चल रही हैं ये सब कनेक्ट हो गई कि दूसरे के साथ एटीट्यूड क्या है। तो अगर दूसरे के साथ एटीट्यूड ह्यूमिलेटिंग है ना, तो वो सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। और अगर दूसरे के साथ एटीट्यूड अच्छा है फिर वो एक्सेप्ट हो रही होती है। तो इसलिए दूसरे के साथ एटीट्यूड, और ये चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप किसी सीनियर पोजीशन पे होंगे और आपके जूनियर आपके साथ काम कर रहे होंगे, फिर एटीट्यूड पता चलेगा। अपने से तगड़े के साथ तो सारी मीठे बोल लेते हैं, मीठा बोल तो पता चलेगा जब माड़े बंदे के साथ मीठा बोल बोलते हैं। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।